ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। पाकिस्तान पर भरोसा न करना ही भला है। एक बात आपको बता दूं, इस पाकिस्तान पर मैं कहता हूं ना कि कुत्ते की पूंछ से बहुत बेकार स्थिति है इसकी। इसे कितना भी आप सुधरने का मौका दीजिए, कुछ भी करिए, ये सुधरने वाला नहीं है। आप सोच के देखिए, हम लोगों ने इसके दो टुकड़े कर दिए थे, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जितने बार भी इसने भारत से टकराने की कोशिश की है, हर बार इसे मुंह की खानी पड़ी है। और देखिए, 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी बांग्लादेश से लगती है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना कि अब तो पाकिस्तान पर एक तरह से बात करने में भी बड़ी परेशानी होने लगी है। ऐसा लगता है कि किस लीचड़ देश पर हम बात कर रहे हैं, किस लीचड़, मतलब जहां अपनी सेना और उसकी सरकार में ही तालमेल नहीं है, वो आप देखते हैं कि संघर्ष विराम को रोकता है, वो चालू कर देता है। मतलब आप सोचिए, कोई हद ही है। तो अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस्लामी जगत में भी उपेक्षित पाकिस्तान, तो ये आप देखेंगे कि तुर्की, अजरबैजान को छोड़कर कोई अन्य प्रमुख इस्लामी देश पाकिस्तान के साथ खड़े होने की को तैयार नहीं हुआ है। देख रहे हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और कौन होगा? आप देखिए, भारत ने भी बड़ी अच्छी रणनीति अपनाई। भारत ने देखिए आप किस पर हमला किया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने, आप देखते हैं कि उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया था, लोगों को नहीं मारा था। अब आपको ये सोचिए, लेकिन पाकिस्तान ने क्या, गुरुद्वारे पर हमला किया भारत ने। पाकिस्तान ने इस तरह के आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए। मस्जिदों पर, हमारी मस्जिदों पर आप देखते हैं हमले किए, क्योंकि वो चाह रहा था हमदर्दी हमें कहीं से मिल जाए। और दूसरी आप बात सोचिए, अगर कोई पाकिस्तान के पक्ष में खुल के आए तो क्या कहा जाएगा, अब आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप देखिए, वो देश खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। तो ये भी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोगों को। अब इस पर मुझे क्या लगता है, एक बार बस मैंने आप लोगों से कहा ना कि एक सामान्य जानकारी रखिए, कुछ अपडेट होता है तो जरूर हम लोग बात कर लिया करेंगे, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल लिखे जाते रहेंगे जब तक ये तनाव बने रहेगा। कर्म विकर्म, ये स्वामी राम सुख दास जी ने लिखा कि सृष्टि के रचनाकार ने सुख भोगने के लिए स्वर्गलोक की, दुख झेलने के लिए नरकलोक की और कर्म करने के लिए मृत्युलोक की व्यवस्था की है। इसका आशय है कि मनुष्य के लिए वर्तमान जीवन में कर्म करना ही अभिष्ट है। भारतीय चिंतन परंपरा में कई कर्म के कई स्वरूप बताए गए हैं। विकर्म उनमें उनमें से एक है। गीता में विकर्म का आकरणीय कर्म के रूप में वर्णन है, किंतु विनोबा भावे ने अपने गीता प्रवचन में विकर्म को किंचित भिन्न स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने विकर्म की विशिष्ट कर्म कहा। उनके अनुसार कोई व्यक्ति जी जो कर्म करता है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो बाहर व्यक्ति के व्यवहार के रूप में घटित होते दिखता है, तो दूसरा भाग व्यक्ति की बे आंतरिक संवेदनाएं और भावनाएं होती हैं जो उस व्यवहार कर्म की ही स्रोत होती हैं। व्यक्ति अपने आंतरिक भाव के अनुरूप ही बाह्य कर्म करता है। यदि किसी के प्रति व्यक्ति के मन में बहुत सम्मान है तो वह उसके सामने विनत होकर उसका अभिवादन करेगा, अन्यथा बस औपचारिकता निभाने के लिए हाथ जोड़ लेगा। और आप देखते हैं कि मानव कर्म के सुचिता युक्त और प्रभावी होने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है, पितम पिकम तथा कर्म में संगति होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी भारी दबाव के कारण अपने मनोभाव विक्रम के विपरीत करने के लिए को बाध्य होता है तो वह कर्म गुणवत्ता विहीन, बस टालू किस्म का होगा। द्वितीय, आप देखिए, कर्म के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए विक्रम का सशक्त और यथार्थपरक होना जरूरी है। इसी संदर्भ में विनोबा भावे ने विक्रम को आध्यात्मिक स्वरूप में विकसित करने पर बल दिया। यदि मनुष्य के विक्रम आध्यात्मिक और नैतिक होंगे तो उनके कर्म निसंदेह संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी होंगे। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, पढ़ लिया करिएगा इसे। यही आप देखते हैं, आसानी से नहीं सुधरने वाला है ना वही पाकिस्तान, उसी की बातें हो रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, इस पर बातें करने में भी बड़ा अजीब लगने लगा है। कैसे पे बातें करें? बस कुछ अगर आपके एग्जाम के लिए हुआ करेगा तो उसमें जरूर हम लोग बात कर लिया करेंगे। हर दिन दुर्घटना, बिहार में सड़कों पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में गंभीरता से पहल करने की आवश्यकता है। यह बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही। कुछ दिन पहले ही बस दुर्घटना में 8 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना 2 वाहनों की टक्कर में हुई थी। जहानाबाद में शुक्रवार की देर रात
हाईवा और बारात लेकर लौट रही बस में टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है क्योंकि यह केवल और केवल लापरवाही के कारण हो रही हैं। यातायात नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जर्जर वाहन सड़कों पर चलाए जा रहे हैं। राजधानी में ही ऐसे वाहन सड़कों पर बेधड़क चल रहे हैं और जिन पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि जुगाड़ गाड़ियाँ भी चल रही हैं। हाईवा और ट्रैक्टर जैसे वाहन जिस तरह नियमों को तोड़कर सड़कों पर दौड़ते हैं और उसमें कहीं भी दुर्घटना हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि ड्राइवर सुबह से रात तक कितने घंटे वाहन चला रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह दूसरे भाड़े के लिए निकल पड़ता है। विशेष रूप से विवाह आदि के मौसम में इस तरह की दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। इस चिन्हित भी किया गया है। ऑफिसर ने केवल एक दुर्घटना भर का नहीं है, अपने मानव संसाधन को खोने का भी है। किसी भी की भी जान जाती है, कोई दिव्यांगता की श्रेणी को प्राप्त हो जाए तो वह राज्य और केंद्र के मानव संसाधन की क्षति होती है। बिहार की बात करें तो देखिए पटना इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये है बिहार। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड और पश्चिम बंगाल हो गया। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं आने वाले समय में। अगर आपको भी लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था बताइए। और एक और सवाल है यहाँ आपसे कि वो क्या, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो एक संविधानीय संस्थान है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। सूरज की रोशनी बंद करने की कोशिश। दुनिया के को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ वैज्ञानिक सूरज की रोशनी को बंद करना चाहते हैं। विज्ञानियों द्वारा प्रस्तावित परीक्षण में वायुमंडल में एरोसॉल सूक्ष्म ठोस का डालना या धूप को परिवर्तित करने के लिए बादलों को चमकीला करना शामिल है। और ये परीक्षण सोलर जियो इंजीनियरिंग के तहत किए जाएंगे। यह प्रौद्योगिकी सूर्य की रोशनी के लिए एक हिस्से को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। यद्यपि विज्ञानियों ने इस बात पर सहमति की है कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका एक वर्ग जियो इंजीनियरिंग के संभावित जोखिमों के बारे में भी चिंतित है। शोध के एक क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश परावर्तन के तरीके शामिल हैं और इसमें एक विधि स्ट्रेटोस्फीयर एरोसॉल इंजेक्शन की है और जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए छोटे कणों को समताप मंडल में छोड़ा जाता है। एक अन्य संभावित समाधान में निचले बादलों की परावर्तता को बढ़ाने के लिए जहाजों से आकाश में समुद्री नमक के कणों का छिड़काव का सुझाव है। नौवहन मार्गों के ऊपर बादल सामान्य से अधिक चमकीले होते हैं। सल्फर जलाने वाले जहाजों से होने वाली प्रदूषण के कारण बादल सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं, जिससे समग्र रूप से मंद और ठंडा प्रभाव होता है। यदि बादलों में छोटे कणों डालते हैं तो उन्हें चमकीला बना सकते हैं, जैसे अधिक सूर्य का प्रकाश वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। जियो इंजीनियरिंग की अन्य परियोजनाओं में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के प्रयास भी शामिल हैं। ऐसे ही एक प्रयोग के तहत ब्रिटेन के नॉर्थ वेस्ट चेशायर में जून 2022 में एक कार्बन कैप्चर के भंडारण सुविधा खोली गई थी, जो हर साल 40,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकती है। और इस समय आप देखिए दुनिया भर में जिन दूसरी जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं पर परीक्षण चल रहा है, उन्हें विशाल पंखों के जरिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को चूसना, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए ऊपरी महासागर में पोषक तत्वों को जोड़ना, उन क्षेत्रों में पेड़ लगाना शामिल हैं जहां पहले कोई जंगल नहीं था। जियो इंजीनियरिंग के आलोचकों का कहना है कि इस तरह के प्रयास उल्टे भी पड़ सकते हैं और इनसे विनाशकारी मौसम पैटर्न जन्म ले सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को और भी बदतर बना सकते हैं। यदि वायुमंडल में एरोसॉल का छिड़काव किया जाता है और फिर अचानक इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है तो हमारी ग्रह सामान्य से 10 गुना अधिक तेजी से गर्म हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए क्या सोचते हैं आप लोग। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। आज एक तो संडे रहता है तो आप देखते हैं कि कम ही आर्टिकल आपको मिलते हैं। साइबर आतंकवादी भी लड़ाई में सक्रिय है।
ये आप देखते हैं पहलगांव में पिछले माह आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की नृशंस हत्या किए जाने के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के अनेक आतंकी शिविरों पर हवाई हमला कर दिया। इसके बाद आप देखिए दोनों देशों के बीच जमकर सैन्य संघर्ष हुआ। इस बीच कई पाकिस्तानी हैंडल ने फेक सूचनाओं को प्रसारित किया जाने लगा और इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इसे देखा जा सकता है। एआई का उपयोग करते हुए फेक वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने वाले लोग इस संघर्ष में साइबर आतंकी के रूप में देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये देख लीजिए, भारत पाकिस्तान संघर्ष कीमत चुकाए बगा पाकिस्तान इसकी। प्रसिद्ध विचारक कैप्टन लिटिल हार्ट ने बहुत पहले कहा था कि यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध को समझो। इस तथ्य की तरह भारत ने अब ध्यान दिया है। और क्या दिया है? भारत ने ध्यान दिया है इसमें। ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान, अब देखते हैं इस तथ्य की तरफ भारत ने अब ध्यान दिया। पाकिस्तान पोषित आतंकवादी भारत में काफ़ी दिनों से अशांति फैलाए हुए हैं, जबकि भारत बार बार आग्रह कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान बार बार इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इधर काफ़ी प्रयासों के बाद जब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ने लगा तो ऐसा लगने लगा कि अब वहाँ पर आतंकवाद समाप्ति की ओर है। यही बात पाक हुक्मरानों ISI को बर्दाश्त नहीं हुई और जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी करने की साजिश का आरंभ किया। इसका दुष्परिणाम पहलगांव की आतंकी घटनाओं के रूप में सामने आए। इसके बाद 6-7 मई की रात को पाकिस्तान के भीतर तक घुसकर उसके अनेक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद डॉन, कराची, रावलपिंडी और लाहौर सहित प्रमुख 9 जगहों में घुसे और लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 ध्वस्त कर दिया। लाहौर की एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का काम हार्फी डॉन्स ने किया और हार्फी डॉन्स को इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद 9 मई को पाकिस्तान ने अपने हमलों को तेज कर दिया। भारत ने के जम्मू, सांबा, पठानकोट, अमृतसर समेत कई बड़े शहरों में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए। सेना ने बताया कि पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास उत्तर में बारामूला से लेकर दक्षिण में भुज तक 26 स्थानों के अलावा बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपोरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज, कुवारवोट, लखी नाला में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। पाकिस्तान ने UAV की मदद से कई सैन्य स्टेशनों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। चंडीगढ़, पोखरण, जैसलमेर में तो सीमा से 18 से आप देख 10 से 100 से 200 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन आ गए थे, जिन्हें बराक 8 और आकाश मिसाइलों और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम व हार्फी डॉन्स द्वारा नष्ट किया गया। 10 मई को यह लड़ाई पाकिस्तान ने और अधिक तेज कर दी। पाकिस्तान ने दिल्ली को ध्वस्त करने के इरादे से मिसाइल चलाई, जिसे हरियाणा के सिरसा में ध्वस्त किया गया। शायद पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि भारत के पास हवाई हमलों की निगरानी और फिर उन्हें नष्ट करने के लिए एक बड़ा इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, जिसे भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। इसे रडार, शत्रु के हथियारों के सिग्नल पकड़ने वाली इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, शत्रु के रेडियो सिग्नल जाम करने वाले जैमर और कई तरह की एयर डिफेंस सिस्टम है जिनमें पाकिस्तान निपट नहीं सकता है, जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। भारत के पास एक से बढ़कर एक उन्नत हथियार हैं जो धरती से हवा में और हवा से आप देखते हैं कि हवा में मार करने में लंबी दूरी तक सक्षम है। संभवतः अपने पराजय की आशंका को भांपते हुए शनिवार को संघर्ष विराम की राह पर आगे बढ़ा। ये किताबें हैं, पढ़ना हो देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उन पर हम लोगों ने बात कर ली है। और संडे है ना, तो मैं कह रहा हूं कि आज लाइव भी जुड़ेंगे हम लोग, तो आपके जो भी सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।